पढ़ते समय आप घंटे नहीं गिनते हैं, तो पढ़ते समय हमारी यात्रा बड़े आनंद की हो। इंटरव्यू में बड़ा रोचक अनुभव हुआ। एक ऐसा सवाल पूछा कि भाई आप चित्रकूट के हैं और नाम आपका विराग है, तो आपको सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहिए, और इस तरीके की बातें पूछी जाती हैं। और आप उन बातों को गंभीरता से लेने की बजाय ह्यूमरस और उसी तरीके से अगर जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, उसका डिसाइड किया कि मैं उन मैटर्स को करूँगा जिनमें रुचि है। तो अब इस समय मैं चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हों, चाहे साइबर के हों, या जो जुरिस्प्रूडेंस से ज़रूरी चीज़ें हों, और वो एक यात्रा है। उस यात्रा में जीवन में दो बातें होती हैं, दो पहिए हैं उस यात्रा के। एक है आपकी आजीविका और दूसरा है आपका आनंद। स्वांतः सुख है, आपको आनंद किस में मिलता है। और जब दोनों यात्राएं एक साथ जुड़ जाएं, इंटीग्रेट हो जाएं, तो सर्वोत्तम यात्रा होती है। कि क्या आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए? इंटरव्यू में जो 3 बातें डिसाइड हो रही हैं, नंबर 1 हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, नंबर 2 हमारी डिसीजन मेकिंग कैसी है, और नंबर 3 कि हम चीज़ों को तरीके से, ग्राउंडेड तरीके से, बेसिक तरीके से समझने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जो हमारी एनालिटिकल स्किल है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं उन्हें आप अवश्य पहचानते होंगे। आखिर वे 1000 से अधिक टीवी डिस्कशंस में बतौर एक्सपर्ट भाग ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने करियर की शुरुआत एक बतौर ब्यूरोक्रेट की थी। उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस में लंबे समय तक काम किया, फिर अचानक इस्तीफा देकर दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, मल्टीनेशनल कंसल्टेंसी कंपनियों में काम किया, फिर वहाँ से मन भर गया तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। कानून के विभिन्न अहम पहलुओं पर वे 23 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। 6 भाषाओं में उनके 30 करोड़ पाठक हैं। अभी तक समाचार पत्रों में 2500 से अधिक लेख लिख चुके हैं। जिनके तर्कों की दुनिया कायल है, ऐसे ब्यूरोक्रेट टर्न्ड कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव टर्न्ड लॉयर टर्न्ड जर्नलिस्ट टर्न्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट का नाम है श्री विराग गुप्ता। इंडियन मास्टरमाइंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है विराग जी। थैंक यू। तो विराग जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इतनी डाइवर्स जर्नी रही, और जो आपने सबसे पहले जो दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी, उसको क्लियर किया, तो पहले तो उसको क्लियर कैसे किया वही बताइए कि कितनी मुश्किल थी या कितना आसान था आपके लिए? देखिए, सारी मुश्किलें दिमाग में और मन में होती हैं, और उसकी बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। कि जब मैं बचपन में छोटा था और पापा हमारे जिला अदालत में वकील थे, तो छोटे घरों में हम लोग ऑफिस में बैठा करते थे, उनकी किताबें देखते थे, उनको पढ़ते लिखते देखते थे। तो पढ़ने लिखने का शौक़ भी आया और कहीं ना कहीं से तार्किकता भी आई, और तार्किकता के साथ 2 ऐब और आए, और ऐब को जीवन में ताकत में बदलना ही आई थिंक जीवन यात्रा है। एक ऐब था एक जिद्दीपन था, एक अड़ियलपन था किसी भी चीज़ में, और दूसरा था कि किसी सही बात के लिए तर्क करना, किसी सही बात के लिए लड़ना। तो जब आगे पढ़ाई का मौका आया और पापा की इच्छा थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूं, तो इसलिए बीकॉम करना पड़ा, और मेरी इच्छा थी कि मैं वकालत करूं। और मध्यम मार्ग ये निकाला कि एक अपने आप को प्रूव करने की एक अच्छा थी, तो यूपीएससी दिया जाए। तो यूपीएससी दिया और मध्य प्रदेश पीसीएस भी दिया, और दोनों जगह सिलेक्शन भी हुआ। अब उसमें मैंने अपने जो बीकॉम के कोई सब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं लिया, और रुचि वाले सब्जेक्ट्स जो थे, जैसे हिस्ट्री लिया, लिटरेचर लिया, उनको लिया, और बगैर कोचिंग के उसमें पढ़ाई किया। लेकिन शुरू से ये था कि करना वकालत ही है, एक अपने आप को प्रूव करने के लिए था कि हमको उसको देना है। और नौकरी में जाने के साथ ही हमने एलएलबी में एडमिशन लिया, 4 बार लॉ में अलग अलग जगहों पर एडमिशन लिया, प्रयास किया, और फाइनली जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ के फाइनल ईयर में थे, तो उसी समय रिज़ाइन कर दिया। और नौकरी करते करते 4-5 साल वकालत का ही काम किया बगैर लॉ किए। तो मैं ट्रिब्यूनल में डीआर था, और 1700 से ज़्यादा केसेस सीनियर एडवोकेट के सामने आर्गू किया। तो ये लग गया कि अगर नौकरी छोड़ के वकालत करेंगे तो जीवन यापन भी हो जाएगा, और जीवन में आनंद और संतुष्टि भी रहेगी। तो कहीं किसी तरह का डर नहीं था कि नौकरी छोड़ करके, क्योंकि वीआरएस भी नहीं लिया था, कोई पेंशन भी नहीं थी, तो ये था कि वो काम करना है जिस काम को करने में आनंद है। हम लोग जब ओला उबर बुलाते हैं तो सबसे पहले हम उनको एक डेस्टिनेशन देते हैं, फिर जीपीएस चालू करते हैं, उसके हिसाब से रास्ता डिसाइड होता है।
तो जीवन में भी अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित हो, और लक्ष्य का मतलब कोई करियर नहीं होता, लक्ष्य का मतलब होता है कि हमारी संभावनाओं के अनुसार हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो बचपन में जब बैठे रहते थे तो ऐसे ही देखते थे कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उस समय कोई करियर गाइडेंस या कोचिंग जैसी बातें नहीं होती थी। तो 4 हिस्सों में जीवन को देखते थे कि एक नेता लोग बदलाव कर सकते हैं, दूसरा IAS अफसर बदलाव कर सकते हैं, तीसरा एडिटर कर सकता है, और चौथा ये था कि एक वकील कर सकता है। तो चारों दिशाओं की तरफ जब देखना चालू किया, और पापा के पास लोकल नेता आते थे, और नेताओं को, चुनाव को देखने के बाद लगा कि नहीं, नेतागिरी तो वश की बात नहीं है। और सिविल सर्विसेज को देखने के बाद भी लगा कि अच्छा है, लेकिन आप एक सिस्टम के एक हिस्सा हैं और उस हिस्से में रह करके एक सीमित स्तर पर अपना एक योगदान और बदलाव कर सकते हैं। तो फिर वकालत और जो लिखने पढ़ने का, दोनों के कॉम्बिनेशन में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और ईश्वर की कृपा से दोनों यात्राएं ठीक चल रही हैं। जी जी। तो जो आपने छोड़ा था, तो उसको लेके कुछ तो आपने बता ही दिया, लेकिन ये भी बताया कि शायद जो आपने ज्वाइन किया था तो थोड़ा पेरेंटल प्रेशर था, तो तब आप माता पिता की और समाज के मन से कर रहे थे, और उसके बाद एक समय आया कि अब आप अपने मन की काम कर रहे हैं। नहीं, पेरेंटल प्रेशर तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जीवन में बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे माता पिता ने किसी चीज़ का दबाव नहीं डाला, और उस यात्रा में सेल्फ इवॉल्विंग यात्रा थी, कई सारे घटनाएं हुई। और एक घटना ये हुई कि कक्षा 8 के बाद मैंने कॉमर्स साइड जब लिया, और जब हमारे यहाँ कॉलेज बोलते हैं वहाँ पे गए, तो देखा कि वहाँ का जो वातावरण था, बेस्ट स्टूडेंट्स साइंस में थे, दूसरे नंबर पे आर्ट्स में थे, और कॉमर्स में उस तरीके के लोग नहीं थे। तो एक कहीं ना कहीं से एक मन में दूसरी तरह के भाव पैदा हुए, और क्लास की बजाय लाइब्रेरी में ज़्यादा समय बीतने लगा। इंटर के बाद जब CA करने की बात आई, और कानपुर गए, और वहाँ पर जब CA की मोटी मोटी किताबें देखी, तो लगा कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो सिविल सर्विसेज में एक ये लगा कि इसको भी एक बार देखते हैं कि कैसे क्या होता है, लेकिन कभी आजीविका के लिए या करियर के लिए या जीवन में जिस तरीके के एक मन में दुविधा या संकट होती है, वो कभी नहीं हुआ। और शादी के पहले ही बता दिया था मैंने अपनी धर्मपत्नी को कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, नौकरी छोड़ूंगा, और एक ऐसी यात्रा पूरी करनी है जिस यात्रा में, जैसा महादेवी वर्मा ने लिखा है कि जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम देव निरंतर मेरे मिट जाने का खेल। तो वो जीवन यात्रा है, एक उस जीवन में हम अपने अनुसार निर्णय ले सकें। मैं मानता हूँ वही सर्वोत्तम यात्रा है, और वही राजयोग है। जी जी। तो आज अगर आप बच्चों को अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें, तो जब तैयारी करते हैं तो उनको अपने सब्जेक्ट का चयन किस आधार पे करना चाहिए, कि जो उन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं वो लें, या जैसे आजकल कुछ चलता है कि सब इस समय हिस्ट्री का ज़्यादा जोर चल रहा है, अभी फिलॉसफी में ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, कुछ लोग संस्कृत ले लेते हैं, तो कुछ एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। ये सब्जेक्ट का चयन कैसे किया जाता है? नहीं, मुझे लग रहा है कि जीवन में किसी भी चीज़ का चयन इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो सामाजिक दृष्टि से अच्छी या ख़राब है। हमारी सूटेबिलिटी कैसी है, इसको इस तरह से देखें कि आप कपड़े की दुकान में जाएंगे और 100 तरह के कपड़े आपको मिलेंगे, और हर कपड़ा बिकता है, लेकिन आपको क्या सूट करता है? आपको खद्दर, कॉटन का, पॉलिस्टर, डार्क कलर, लाइट कलर, तो हमें क्या सूट करता है, इस बात को जानना समझना ज़रूरी है, और उसके अनुसार ही सब्जेक्ट का चयन होना चाहिए। जब मैंने सिविल सर्विसेज के लिए सब्जेक्ट्स का चयन किया, तो कॉमर्स के 3-4 सब्जेक्ट्स थे जिसमें कि मुझे किसी में रुचि नहीं थी। यद्यपि मैं यूनिवर्सिटी में अपना टॉपर था, और अपने घर में, अपने कॉलेज में 10th में बहुत दिनों बाद किसी की फर्स्ट डिवीज़न आई थी, उसके बावजूद मुझे कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट में रुचि नहीं थी। और मुझे इतिहास में रुचि थी तो मैंने हिस्ट्री लिया, और लिटरेचर में रुचि थी तो हिंदी लिया। और हिंदी के बारे में मुझे ध्यान है कि एक बार मेरे एक परिचित थे, वो PhD थे, और उन्होंने बोला कि भाई तुम हिंदी अच्छी है और हिंदी के प्रोफेसर बन जाओ। तो मैंने थोड़ा उनके साथ तर्क वितर्क भी हुआ। मैंने कहा अगर अंग्रेजी अच्छी हो तो अंग्रेजी का प्रोफेसर तो नहीं बोला जाता है, आप अंग्रेजी में बोलते हो कि सिविल सर्विसेज कर लो। तो मुझे लग रहा है कि भाषा या सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, हमारी रुचि किन चीज़ों में है। और जीवन में जब रुचि हो तो उस समय फिर पढ़ते समय आप घंटे नहीं गिनते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखा करता था कि अखबार भी पढ़ते हैं तो अखबार पढ़ते समय उसको घंटों में गिन लेते हैं कि आज हमने 2 घंटे और ज़्यादा पढ़ा। तो पढ़ते समय हमारी यात्रा बड़ी आनंद की हो,
तो उसके हिसाब से विषय का चयन करना चाहिए। और मैंने दोनों विषय उन विषयों को लिया जिन विषयों पर मेरी रुचि थी, और उसको खूब बड़े तसल्ली से, बड़े आनंद से पढ़ते थे, कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। यद्यपि मुझे प्री में हमेशा जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं रही, लिखने पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत थी। इंटरव्यू में बड़ा रोचक अनुभव हुआ जी। क्योंकि इंटरव्यू में जब गए और इंटरव्यू में कई तरह के सवाल करंट अफेयर से लेकर सारी चीज़ें पूछी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा कि भाई आप चित्रकूट के हैं और नाम आपका विराग है, तो आपको सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहिए, और इस तरीके की बातें पूछी जाती हैं। और आप उन बातों को गंभीरता से लेने की बजाय ह्यूमरस और उसी तरीके से अगर जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो हमने बोला कि भाई चित्रकूट दुनिया के उस एक ऐसे स्थान में है जो कोई कहीं भी उसकी ऐसी एक पैरेलल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राम भरत मिलाप हुआ था और इस बात पे दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था कि अयोध्या का राजा कौन बनेगा। तो भरत राम से बोल रहे थे कि आप शासन संभालिए, और राम ने भरत से बोला कि तुम शासन संभालो। तो दुनिया का जो इतिहास है वहाँ पर भाइयों के बीच में राज्य के लिए झगड़े हुए, और यहाँ पर राज्य के त्याग का झगड़ा हुआ। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भरत राज्य करेंगे, लेकिन वो खड़ाऊँ लेकर के और उन्होंने अयोध्या का शासन किया। तो ये मुझे लग रहा है ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें ये समझना है कि हम जनता की खड़ाऊ लेकर के उस तरीके से शासन करें जिससे कि हमारे मन में राज्य का बोध नहीं हो, अधिकारों की यात्रा नहीं हो। तो हमने उनसे बोला कि भाई हम तो त्यागी की भूमि से आए हैं, तो त्याग तो ब्यूरोक्रेसी की सबसे बेसिक एसेंशियल चीज़ है। और जहाँ तक नाम की बात है तो हमने कहा विराग का मतलब तो कोई साधु महात्मा होना नहीं है, राग से तटस्थ होना। तो ये ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप न्यूट्रल रहें। तो अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो ये दोनों बेसिक एसेंशियल्स हैं। तो इस एसेंशियल के बेसिस पे कम से कम डिस्क्वालीफाई तो नहीं होते हैं। आई एम बेटर इक्विप्ड देन अदर्स टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड आई गॉट मोर मार्क्स देन द टॉपर ऑफ द सिविल सर्विसेज, बट मेंस में नंबर कम थे। और उसी समय मेरा मध्य प्रदेश में भी था, 10th रैंक थी, डिप्टी एसपी में सिलेक्शन हुआ था, पर उसको भी मैंने नहीं ज्वाइन किया। और मुझे ये था कि फाइनली वकालत करनी है। तो जबलपुर में मैंने लॉ में एडमिशन लिया, इलाहाबाद में प्रयास किया, उसके बाद फिर मुंबई में एडमिशन लिया। फाइनली ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करके, और उस समय मैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टर लीगल में था, तो पूरे देश के इनडायरेक्ट टैक्सेस के मैटर और सारी चीज़ों को देखता था। लेकिन जब रिज़ाइन किया और उसके बाद जब मैं अर्न्स्ट एंड यंग में गया तो उसका डिसाइड किया कि मैं उन मैटर्स को करूँगा जिनमें रुचि है। तो अब इस समय मैं चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हों, चाहे साइबर के हों, या जो जूरिस्प्रूडेंस से ज़रूरी चीज़ें हों, और वो एक यात्रा है। उस यात्रा में जीवन में दो बातें होती हैं, दो पहिए हैं उस यात्रा के। एक है आपकी आजीविका और दूसरा है आपका आनंद, स्वांतः सुखाय, आपको आनंद किस में मिलता है। और जब दोनों यात्राएं एक साथ जुड़ जाएं, इंटीग्रेट हो जाएं, तो सर्वोत्तम यात्रा होती है। तो मुझे लगता है कि लिखना, पढ़ना, वकालत, इन सारी चीज़ों को मिला करके एक मुझे अच्छा लगता है, और मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने कोई गलत निर्णय लिया। जी। तो जब सब्जेक्ट आप चुनते हैं उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, तो एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि क्या आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए या प्लान ए ही प्लान बी है, कि बहुत से लोगों का अलग अलग इसमें मत है। तो आपका क्या मानना है कि पहले आदमी को अपना भविष्य सिक्योर करके चलना चाहिए, या अगर आपके पास प्लान बी है तो फिर प्लान ए में आपका फोकस कम हो जाता है कि भाई अभी सिक्योर्ड है तो इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी हो नहीं हो, कम से कम प्लान बी तो है। अरे देखिए, इसमें मेरे साथ मेरे बड़े भाई रहते थे हॉस्टल में, और हम लोग बड़े यार दोस्तों की तरह रहते थे। तो जब मुझे देखा करते थे, कई बार नाराज़ होते थे, कहने लगे तुम्हारे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है, बीकॉम हो और एमए कर रहे हो, और अगर नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे। तो मैं उनसे मजाक करता था कि जो भी करेंगे सर्वोत्तम करेंगे। अगर पान की दुकान भी खोलेंगे तो सबसे अच्छी पान की दुकान चलेगी। तो जो हमारी यात्रा होती है कंपटीशन की या अध्ययन की, तो अध्ययन की यात्रा इसलिए नहीं होती कि हम उन सब्जेक्ट्स को, केमिस्ट्री, फिजिक्स या कॉमर्स को पढ़ रहे हैं। अध्ययन की यात्रा हमारी एक जीवन में एक अंधेरे से उजाले की यात्रा होती है, एक तराशने की यात्रा होती है। और उस तराशने में हम मंजिल तक पहुंच गए, अच्छी बात है। अगर नहीं पहुंचे तो जो भी हम बनते हैं उससे हम जो भी करेंगे वो सफल रहेंगे, ये आत्मविश्वास होना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब जिस साल मैंने क्वालिफ़ाई किया तो उस साल लगभग 3,65,000 लोग थे,
और उन 3,65,000 में वैकेंसीज उस समय आई थिंक 760-65 के आसपास रही होंगी। तो 1500-1600 या 2000 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, और प्रीलिम्स में भी जितने भी लोग हुए रहे होंगे, तो फाइनली 3.5 लाख लोगों में 1500-1600 लोग इंटरव्यू में गए, और 760-65 लोगों में आप अगर उसमें देखें तो ह्यूमैनिटीज़ और जनरल जो बैकग्राउंड के लोग थे मुश्किल से 100-150 लोग ही थे, बाकी लोग आईआईटी के या दूसरी जगहों के बैकग्राउंड के होते थे। तो कभी भी ये एक मकसद में कि वो मकसद मिला, मेरे पास बहुत सारे ऐसे यंग जो लॉ ग्रेजुएट्स आते हैं और वो जुडिशरी की तैयारी करते हैं, जुडिशरी में नहीं हो पाते हैं, और जब आते हैं तो विफलता लेकर के आते हैं। तो जीवन में विफलता का एहसास रखना ही गलत है, क्योंकि अगर वो यात्रा सफल है तो मंजिल नहीं मिली है, लेकिन विफलता तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंजिल तो जीवन की यात्रा ही अपने आप में एक मंजिल जब बन जाए तो उसी हिसाब से चाहे विषय का चयन हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों या दूसरी चीज़ें हैं, तो एक असफलता से जीवन असफल नहीं होता है, यात्रा सफल होती है, कोई मंजिल का ठिकाना नहीं होता। और वो तो हम जाते हैं, यहाँ से हम दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक जाम है तो जीपीएस बोलता है आप दूसरे रास्ते से ले लो, लेकिन अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि इसी रास्ते से जाएंगे और आगे जाकर के रास्ता बंद है तो हम उस रास्ते में नहीं जाना चाहिए। तो ये ईश्वर की एक वो है कि हमको या रास्ता अपना बदल देना है, लेकिन चलते रहना है और प्रसन्नतापूर्वक चलते रहना है, तभी यात्रा सफल हो पाएगी। बहुत से बच्चे जो आजकल तैयारी करते हैं तो अपने समय के घंटे भी तय करते हैं, टारगेट्स तय करते हैं कि आज हमें इतना पढ़ना है, और आप अभी कह रहे थे कि पढ़ते समय का ध्यान नहीं रखना चाहिए, तो दोनों में एक डाइकोटोमी आ रही है। तो नहीं, कोई किसी तरीके का नहीं है। मेरे साथ जब मैं गया तो मैं कॉमर्स ग्रेजुएट था और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले लिए। मेरे साथ जो वहाँ पर दूसरे लोग थे तो 3 तरीके के विरोधाभास वहाँ पर मुझे सामने दिखे। मेरे पास कई लोग आए, कहने लगे कि चूँकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे और हमने तो कक्षा 9 में पहली बार अंग्रेजी के न्यूमेरिकल्स का इस्तेमाल किया था, इतने छोटी जगह से पढ़े थे, तो कहने लगे कि भाई वो जो सिविल सर्विसेज में इंग्लिश का जो सब्जेक्ट आता है, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, उसको पहले पढ़ो। तो हमने कहा कि ऐसा क्या होता है, तो क्वालिफाइंग ही होता है, उस पर ज़्यादा जोर था। फिर दूसरा जोर था कि जो लास्ट 3 अटेम्प्ट्स देने चाहिए, 26, 27, 28, अब तो उम्र शायद बढ़ गई है, तो हमने बोला लास्ट अटेम्प्ट क्यों देना भाई, पहले के दो, 21, 22, 23 अगर उन्होंने होगा तो हो जाएगा। और जो तीसरी बात थी कि सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा जोर होता था कि नहीं उसने तो एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, तो एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा है, फ़िलासफ़ी बहुत अच्छी है। तो ये मुझे लग रहा है कि सारी बातें ठीक नहीं हैं। अंग्रेज़ों के समय में, उनके समय में जो क्वालिफाइंग एज थी वो बहुत कम थी, और हम जितने यही यूरोप में, अमेरिका में, भारत में फ़र्क है कि हम अपने यहाँ के बच्चों को कभी भी बड़ा नहीं होने देते हैं, और उनको लगता है ये तो 16, 17, 18 साल या 20 साल का ही है। लेकिन उस ज़माने में सिविल सर्विसेज की जो मिनिमम एज हुआ करती थी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हमको बहुत बात का इंतज़ार करना चाहिए। और जो पढ़ाई लिखाई की बात है, तो पढ़ते लिखते समय अगर हमको सिर्फ ये रहे कि हम अपनी रुचि के विषय को पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ते समय रुचि नहीं है, इसका मतलब कि कुछ गलत है, और हमको उसी समय अपने रास्ते को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अधिकांश लोग दूसरों के हिसाब से एक सबका अपना अपना सिलेबस है, सबका अपना अपना प्रॉस्पेक्टस है, सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, और अगर हम दूसरे के क्वेश्चन पेपर को जीवन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से असफलता होने के साथ साथ मनोरोग पैदा होने के साथ अनहैप्पीनेस भी पैदा होगी, और जो असंतुष्ट लोग या जो दुखी लोग हैं या अपने जीवन में जो निराश हैं, उनको फिर आगे चल कर के दिक्कत हो सकती है। तो पढ़ने में, और यहीं पर हमारे जो मेंटर है, गुरु है, या हमारी अंतरात्मा है, उसका बड़ा रोल रहता है कि हमें पता रहना चाहिए कि हम किस लिए बने हैं। जैसे वकालत के लिए मैंने आपसे बोला कि वकालत मुझे कब लगा कि वकालत मुझे क्यों करनी चाहिए, क्योंकि बचपन से मैं तार्किक था, सवाल पूछा करता था। उस सवाल पूछने में हमारे बाबा थे, हमको कई बार पीट भी देते थे, क्योंकि अजीब तरीके के सवाल पूछते थे। वो किस्से कहानी सुनाते थे, हम पूछते थे कि जैसे उन्होंने कोई भी चीज़ की तो आप उसमें सवाल पूछते थे। जिद्दी थे, एक कहीं ना कहीं से था कि भाई कहीं अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ आपको बात लिखनी चाहिए। तो जब कक्षा 9 में था तो पहला हमने पत्र लिखा था, आज अखबार में प्रकाशित हुआ। तो उस ज़माने में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नरेश चतुर्वेदी हुआ करते, तो उन्होंने बोला कि नगर निगम के जो लोग अवैध निर्माण तोड़ने आए तो उनका सिर तोड़ दीजिए।
तो हमने उसमें चिट्ठी लिखी, हमने कहा कि भाई अगर कोई नगर निगम का अधिकारी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करता है और उसको आप सर तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंसा उकसाने की बात कर रहे हैं, तो आप सांसद होकर संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं, इसके लिए आपको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। और अगले दिन उनका क्लैरिफिकेशन आया कि हमने ये नहीं बोला था, हमने बोला था कि जो लोग घूस मांग रहे हैं या जो लोग पैसे की मांग करें उनका सर तोड़ दो। तो मेरा मानना ये है कि संविधान और रूल ऑफ लॉ उसको कैसे लागू किया जाए जिसमें अन्याय ख़त्म हो, और वो यात्रा थी। तो मेरी जो माता जी थी वो बहुत ज़्यादा एक उनका मानव सेवा के प्रति बड़ा रुझान था, तो उसको देख करके मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि आप अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ अपनी जीवन यात्रा के साथ दूसरों के जीवन में बदलाव पैदा कर सकें। और इसीलिए वकालत के साथ साथ मैं जो 2-3 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ। अब जब लॉकडाउन हुआ तो मैं कार से एक बार अकेले जा रहा था और हमारा चालान करके 500 रुपये का चालान कर दिया कि मास्क नहीं लगाया। तो मैंने सवाल पूछा पुलिस वाले से और जो ऑफिसर था कि भाई मास्क हमने अकेले बैठे नहीं लगाया, आपने चालान कर दिया, लेकिन उसी समय सारे नेता रैली कर रहे थे और रैलियों में लाख 2-2 लाख लोग आ रहे थे, सारी पार्टियों के नेता रैली कर रहे थे। तो हमने बोला कि भाई आप एक सामान्य नागरिक पे चालान करते हो लेकिन बाकी नेताओं पर आप नहीं कर रहे हो, तो ये ड्यूअलिटी ऑफ लॉ तो अलाउड नहीं है। और मेरे मन में गुस्सा आया। उसके बाद फिर सबके साथ मिल करके मैंने एक किताब लिखी कि अनमास्किंग वीआईपीज़, ड्यूअलिटी ऑफ लॉ, कि वीआईपी को मास्क ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद हमने देश के सभी राज्यों को लीगल नोटिस भेजा और कई राज्यों में लगभग 6 लाख लोगों के मुकदमे हमने ख़त्म कराए। तो मैं मानता हूँ कि हमने अपने जो मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, समाज ऋण होता है, प्रकृति ऋण होता है, तो हमको जब मानव जीवन मिला है तो हमको अपने ऋण भी चुकता करने हैं। तो एक वकील होने के नाते जीविकोपार्जन करने के साथ, लेखन करने के साथ आप बदलाव कैसे करें, तो बदलाव की हमारी जो दूसरी 2 यात्राएं हैं, वो एक यात्रा है कि मुकदमों की पेंडेंसी को एआई के इस्तेमाल से, लॉ इंटर्न्स के माध्यम से आप कैसे ख़त्म करें, और जो दूसरी है कि लाखों बेगुनाह लोग जो जेलों में अंडर ट्रायल्स हैं उनकी रिहाई कैसे सुनिश्चित की जाए और इसके बारे में कैसे प्रयास किए जाएं। उस पर आते हैं। तो लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू की आपने बात की, उसमें कई बार सवाल भी आता है और मुझे लगता है कि एक सिविल सर्वेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एथिक्स, मॉरल्स। तो इंटरव्यू में भी इस पे काफ़ी सवाल होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मॉरल्स जो हैं, क्या आर दे गोइंग डाउन, और उसको हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि सब मॉरल ठीक रहे, एथिक्स बेटर हों सिविल सर्वेंट्स में? नहीं, देखिए इसमें 2-3 बातें होती हैं। सिविल सर्वेंट हो या जज हो या वकील हो या डॉक्टर हो, हम सभी समाज के हिस्से हैं और समाज की मोरालिटी के हिसाब से सारे लोगों की मोरालिटी उसी हिसाब से सापेक्ष निर्धारित होती है। और इंटरव्यू में जितना मुझे समझ में आया कि इंटरव्यू में इवन हम लोग भी जब किसी कैंडिडेट को कोई कंसीडर करते हैं कि ऑफिस में लेना नहीं लेना है, तो आप उसमें देखते हैं कि उसमें ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है। कोई आदमी आर्टिफिशियली बिहेव कर रहा है या नेचुरल तरीके से कर रहा है, तो इंटरव्यू में वो इंटरव्यू बोर्ड किस तरीके से डिसाइड करता है वो एक अलग अपने पहलू हैं। पर मुख्य बात ये है कि हमारी एकेडमिक एक्सीलेंस की जो परीक्षा है वो प्री और मेंस में हो गई है। इंटरव्यू में जो 3 बातें डिसाइड हो रही हैं, नंबर 1 हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, नंबर 2 हमारी डिसीजन मेकिंग कैसी है, और नंबर 3 कि हम चीज़ों को तरीके से, ग्राउंडेड तरीके से, बेसिक तरीके से समझने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। जो हमारी एनालिटिकल स्किल है वो हमारी किस तरीके से है। तो इसलिए लोगों को सहज और सरल होना चाहिए। और हमने तो अपने इंटरव्यू के पहले 3 दिन पहले क्या किया, सब कुछ लिखना पढ़ना बंद कर दिया। उस ज़माने में एक गाइड आती थी, स्पेक्ट्रम की गाइड आती थी, वो तो उस समय इलाहाबाद में आती भी नहीं थी, प्रयागराज जिसे आज बोलते हैं। तो दिल्ली से फ़्लाइट से एक हमारे दोस्त हैं, वो बनारस मंगाते थे, वहाँ से फिर इलाहाबाद आती थी और पढ़ने को मिल जाती थी तो ठीक था। तो 3 दिन पहले से हमने सब कुछ पढ़ना बंद करके, और सिर्फ मुझे चूँकि ओशो पढ़ने का शौक़ था तो हम ओशो को ऐसे पढ़ते थे, आनंद के नाते पढ़ते थे, उनकी किस्से कहानी पढ़ते थे। तो उसमें आपको एक तर्क शक्ति का विकास होता है कि कैसे आपको सरल तरीके से, तार्किक तरीके से अपनी बात बोलनी है, और तार्किक बात हो और वो कानून सम्मत बात हो, और अगर दोनों चीज़ें हो जाएं तो सोने में सुहागा होता है। तो लोगों को अपने आप को सप्रेस नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है वो व्यक्ति वही रहे। तो मुझे लगता है कि उसको अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने में भी और इंटरव्यू करने में भी सारी चीज़ों में उसको सफलता मिल सकती है। विरागी,
यूपीएससी के अब इस साल अभी भी 100 साल पूरे हुए हैं, तो जो परीक्षा का पैटर्न है, जिस तरीके से यूपीएससी 100 साल से परीक्षाएं कंडक्ट कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो सही है या उसमें किसी सुधार की आवश्यकता है? देखिए, सुधार तो हमेशा एक शाश्वत प्रक्रिया है, सुधार तो होता ही रहता है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि देश में बेस्ट टैलेंट यूपीएससी के माध्यम से जा रहा है। सिस्टम उस बेस्ट टैलेंट को बेस्ट नहीं रख पा रहा है, इस सिस्टम की नाकामी है। लेकिन यूपीएससी आज भी मैं मानता हूं कि सबसे अच्छी परीक्षा प्रणाली है, जहां पर सबसे अच्छे लोग जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सिलेक्शन नहीं ले पा रहे होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन एक समस्या, व्यवहारिक समस्या क्या है कि जो बेस्ट टैलेंट है वो सिस्टम में जा कर के उसको बेस्ट जब परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिलता है, तो 40 साल बाद वो बेस्ट टैलेंट की जो ग्रोथ जर्नी है, जो यात्रा है, वो काफ़ी धीमी पड़ जाती है। और सिस्टम के बाहर जो लोग सामान्य तौर पर चालू करते हैं, जिस तरीके से आजकल स्टार्टअप का समय आ गया, कॉरपोरेट का समय आ गया है। मुझे ध्यान है कि हम जब ट्रिब्यूनल में थे और बहुत बड़े बड़े केसेस करते थे, और एक नियम था कि अच्छे केसेस अगर जीतेंगे तो 5,000 रुपये तक का इनाम मिल सकता है। उसके पहले मुझे, जब मैं इंटेलिजेंस में था, तो मुझे 15 लाख रुपए का रिवार्ड मिला था, जो टैक्स फ्री होता है। लेकिन इसमें कई हमने मामले जीते जहां सामने वाले वकील को हारने के बावजूद उस जमाने में 25 लाख रुपए की फ़ीस मिली, लेकिन हमको जीतने के बावजूद 5,000 रुपये का रिवार्ड नहीं मिला, क्योंकि कोई नुक्ताचीनी कर दी गई। बोर्ड में उन्होंने एक लिख दिया कि इसमें ऐसा आपने क्या खास काम किया है। तो मुझे लग रहा है कि जो क्षमता और परफॉर्मेंस के अनुसार आपके इंसेंटिव होने चाहिए, जिसके हिसाब से मोटिवेशन अच्छा रहे। तो जो ग्रेसम्स लॉ है, और ग्रेसम्स लॉ ये है कि खोटे सिक्के अच्छे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं। तो जो सिस्टम है, उस सिस्टम में नेताओं का, अपराधियों का और दूसरे तरीके के लोगों का वर्चस्व है। और जो ब्यूरोक्रेसी में जो बेस्ट टैलेंट है, वो बेस्ट टैलेंट अपनी एक्सीलेंस के बेसिस पे मेन स्ट्रीम में जब नहीं रह पाता है, तो वो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, और जो खोटे सिक्के हैं वो आगे आ जाते हैं। तो ये एक सिस्टम की खामी है। मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी की या जो दूसरे टैलेंट उनकी कोई दिक्कत है। आज भी सरकार में जो टैलेंट है, मैं मानता हूँ कि अर्थव्यवस्था और समाज का बेस्ट टैलेंट वहाँ पर है। जब ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं तो उनको ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि यू हैव टू फॉलो द पॉलिटिकल बॉसेस, तो उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग गाइड होती है कि पॉलिटिशियंस क्या चाहते हैं, जो उसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो ऐसे में आखिर वो क्या करें, उनके पास एक समस्या रहती है। देखिए, ये इस बात को मैंने सबसे शुरू में बोला था कि जब आप ब्यूरोक्रेसी के हिस्सा बनते हैं तो आप एक मशीन के एक पुर्जा हैं। तो मशीन को बदलने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि जो संवैधानिक जो प्रणाली है, संवैधानिक प्रणाली में हमने संसदीय लोकतंत्र को बनाया है। उस संसदीय लोकतंत्र में बोला गया है कि सभी लोगों को मताधिकार है, वो चाहे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, अच्छा हो खराब हो, और वो वोट डाल करके और अपनी सरकार को चुनेगा जो 5 साल तक सरकार को चलाएगा। और जो सरकार बनाएगा उसको संविधान में संशोधन का भी अधिकार है, सरकार चलाने का अधिकार है, उन्हें अफसरों को नियुक्त करने का अधिकार है, उनको जजों को नियुक्त करने का अधिकार है। तो जब जो नेता हैं, जो सरकार है, उस सरकार के पास सारे अधिकार हैं, तो उन नेताओं, अब दिक्कत यहाँ पर 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये है कि हमने पार्टी और सरकार के फ़र्क को ख़त्म कर दिया है, दोनों अलग हैं। दूसरी दिक्कत ये है कि जो कैबिनेट प्रणाली है, वो कैबिनेट प्रणाली का राज्यों में और केंद्र में दोनों जगहों पर ह्रास हो गया है कि मुख्यमंत्री को सरकार माना जाता है, प्रधानमंत्री को सरकार माना जाता है। तो उसमें जो एक व्यवस्था थी कि जहाँ पर एक सांसद होगा, विधायक होगा, वो चुनेंगे, वो लगातार अपनी बात को रखेंगे, और जो वी द पीपुल है, जिसके संविधान में बात की गई है, उसके हिसाब से सरकार चलेगी। लेकिन समस्या ये आ गई है कि जो वी द पीपुल हैं, वो एक बार वोट डालने के बाद उनको 5 साल बाद ही याद किया जाता है, वो भी रेवड़ियों के माध्यम से याद किया जाता है। तो हमारा गवर्नेंस पे जोर कम है, और उस गवर्नेंस पे जोर कम होने की वजह से ही हम अपने आसपास के देशों में देखें, नेपाल में या दूसरी जगहों पे जो जेन जी के विद्रोह हो रहे हैं या जो उनकी अशांति है, उसका कारण यही है। क्योंकि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब की वजह से अपेक्षाएं लोगों की बढ़ गई हैं, लेकिन जो सरकारी सिस्टम है, जो कानूनी तंत्र है, जो हमारा विधायी तंत्र है, लेजिस्लेटिव सिस्टम है, वो सिस्टम अभी भी कछुए की रफ्तार से चल रहा है।
तो वो जो मिसमैच है, उस मिसमैच को पूरा यहीं पर एक दिक्कत आती है कि जब सरकार में बेस्ट टैलेंट है लेकिन वो बेस्ट टैलेंट बदलाव क्यों नहीं ला पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारे नेतृत्व है, जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी है, उन्हें देखने की ज़रूरत है कि अगर हम कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार, रूल ऑफ लॉ के अनुसार बदलाव नहीं ला पाए और जो ब्यूरोक्रेसी के बेस्ट टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो उससे संसदीय प्रणाली के साथ लोकतंत्र और संविधान सभी कमज़ोर होते हैं। एक बस इसमें और चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने दोनों जगह काम किया है, लॉ देख रहे हैं, उससे पहले आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थे। तो जब ट्राइब्यूनल्स में पहुंचते हैं तो ट्राइब्यूनल्स में कोई भी ऑफिसर जब लड़ता है वो अपने पैसे से लड़ता है, जबकि दूसरी तरफ सरकार के वकील होते हैं, दे गेट द बेस्ट ऑफ लॉयर्स, और अगर जीत भी जाए तो ऑफिसर को मिलता बहुत कुछ मिलता नहीं है और अपना ही पैसा लगा हुआ होता है, और अगर हार गए तो सारा चला गया। तो ये एक बड़ी डाइकोटोमी है कि सरकार से लड़ना किसी भी ऑफिसर के लिए, तो इसीलिए, और ख़ास तौर पे जब उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो आखिर तरीका क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है कि आप समस्या के सीमित पहलू की ओर बात कर रहे हैं। आप सिर्फ ट्रिब्यूनल मतलब कैट की बात कर रहे हैं जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। तो कैट एक छोटी बात है। लेट अस टॉक अबाउट द ब्रॉडर लीगल पर्सपेक्टिव। और ब्रॉडर लीगल पर्सपेक्टिव ये है कि देश में लगभग 5.5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, क्योंकि कैट वगैरह में तो अभी एक रिपोर्ट भी आई है कि किस तरह से 3.5 लाख मुकदमे 8 ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, और उसकी वजह से जो पैसे इन्वॉल्व हैं, जो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, कैसे देश की 12-15% GDP इन्वॉल्व है। पर समस्या थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, और समस्या बड़ी ये है कि 3 करोड़ जो 5.5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, उन लंबित मुकदमों में से अधिकांश मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 80,000 के आसपास होंगे, और ये बड़ी भारी समस्या है कि लगभग 3/4 मुकदमे, 70-75% मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स हैं, और क्रिमिनल मैटर्स में सरकार एक पार्टी होती है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि क्रिमिनल मैटर्स के 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि FIR पुलिस रजिस्टर करती है, फिर कोर्ट में जो केस जाता है जज भी सरकारी होते हैं, फिर उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो भी सरकारी होता है, जो जेल होती है वो भी सरकारी होती है, और उसके बाद गरीब आदमी को जो लीगल हेल्प होती है, अभी हमने देखा कि बिहार में अभी जो इलेक्शन कमीशन का जो चल रहा है, और उसमें अभी जब SIR में उन्होंने बोला कि तमाम सारे लोग रह गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि उन सारे लोगों को अपील करने के लिए लीगल हेल्प दी जाए, तो लीगल हेल्प भी सरकारी रहती है। तो पांचों चीज़ें सरकारी हैं। इसका मतलब ये है कि मुकदमेबाजी का एक हमारे यहाँ पे एक अभ्यास हो गया है, और जो बकाया मुकदमे हैं वो सिविल मुकदमे हैं, तो उसमें हम एक पक्ष सरकार है जो सरकारी पैसे से मुकदमे लड़ रहा है, और दूसरा पक्ष एक निर्दोष व्यक्ति हो सकता है, वो कितनी लंबी लड़ाई लड़ेगा। अब उसमें 2 बातें हैं। एक है नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी जो सन 2010 के आसपास बनी थी, और उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले भी बात आई थी, उस पर अमल नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि सरकार बेवजह की अपीलें क्यों फाइल करती है। मेरे पास एक मुकदमा है जिस मुकदमे में 1,000 रुपये के फर्जी तरीके से CBI केस बनाया गया, क्योंकि रेलवे में एक किसी ठेकेदार का काम नहीं हो रहा था, और उसका एक रिश्तेदार था जो कि CBI में था, उसने फर्जी केस बना दिया। अब 4 लोगों के खिलाफ केस बना, उसमें से एक आदमी जिला अदालत में दंतफन करके जीत गया, दूसरा आदमी नहीं जीत पाया, वो हाई कोर्ट में जीत गया। जो जिला अदालत में जीता था उसके खिलाफ CBI ने कोई अपील नहीं की, जो हाई कोर्ट में जीता उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, और पिछले कई सालों से लंबित है। 1,000 रुपये का मसला है। अब उसमें सामने वाले का भी हैरेसमेंट हो रहा है, सरकारी हमारी सब चीज़ें भी हमारी उसमें संसाधन खराब हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देश में 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली बड़ी समस्या है कि लोगों को सही और सुगम न्याय नहीं मिल रहा है, ये बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए है, और वो समस्या ये है कि हमारा पूरा जो सिस्टम है वो विदेशी डिजिटल कंपनियों पर निर्भर है। और क्या हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जिस तरीके से हम एक गुलामी का शिकार हुए थे, तो क्या हम इन डिजिटल कंपनियों पर निर्भरता की वजह से क्या डिजिटल उपनिवेशवाद के शिकार हो जाएंगे? क्या हमारा पूरा समाज और अर्थव्यवस्था इन डिजिटल कंपनियों के सामने सरेंडर उसने कर दिया है? और ऐसे माहौल में हम आत्मनिर्भर भारत की, हम स्वदेशी की, हम इन सारी चीज़ों की बात कैसे करें? और इस व्यवस्था को बदलने के लिए
व्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है और व्यवस्था को समझने के लिए 3 बातें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है कानून, दूसरा है साइबर से जुड़े मुद्दे और तीसरा है आर्थिक मुद्दे, जिसके भीतर टैक्सेशन भी आता है। और ईश्वर की कृपा से इन तीनों विषयों पर व्यवहारिक अनुभव होने की वजह से मुझे लगता है कि मैं अपना अधिकांश समय पब्लिक पॉलिसी में, गवर्नेंस में, व्यवस्था को बदलने में, व्यवस्था को बेहतर करने में लगा सकूं। तो ये एक जो प्रभु राम की जो वहाँ पर हमारे यहाँ पे कामतानाथ जी हैं, कामदगिरी हैं, और वहाँ पर कहा गया है कि कामद में गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा, तो सभी के विषाद दूर हो सकें तो ये मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं, आपसे बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस एपिसोड में हम यूपीएससी के इर्द गिर्द ही रखना चाहते थे और न्यायपालिका के बारे में हम अगली बार बात करेंगे। तो आप हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे दर्शकों को यह बातचीत बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए इंडियन मास्टरमाइंड्स। हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। तब तक देखते रहें इंडियन मास्टरमाइंड्स।